हेलो एवरीवन, दिस इज पेम। एजुकेशनल हाइक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के बिहाइव का चैप्टर नंबर 9, द बॉन्ड ऑफ लव। ये पूरा चैप्टर एक स्लॉथ बियर के बारे में है और ऑथर केनेथ एंडरसन का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके लिए अपलोड कर रखा है, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन विद लॉट्स ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हो ना। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कवर करेंगे, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है इस चैप्टर से, वो सारी चीजें देखने वाले हैं और बहुत ही धमाकेदार इमेजेस हैं और जिससे आपका ना पीडीएफ देखकर पढ़ने का मन करेगा। सो एक बार इस वीडियो को हम कवर करेंगे और आपका ये पूरा चैप्टर टर्म 2 के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। डिफिकल्ट वर्ड्स, सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, इनसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है स्लॉथ बियर। अब स्लॉथ बियर किसे कहते हैं हम भाई? हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ना ये बियर का एक टाइप होता है जो बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में पाया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और जो पहाड़ों के नीचे हरे घास के मैदान है, ग्रासलैंड्स है, वहां पर आपको ये स्लॉथ बियर दिखने को मिल जाएगा। मैंने वीडियो में आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री बताई थी स्लॉथ बियर क्या होते हैं, आपने जरूर देखा होगा। नाउ पैंटिंग किसे कहते हैं? अगर कोई भी बहुत तेज से हांफता है, जैसे होता है ना धूप में हम बहुत थक जाते हैं और हमारी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगती हैं, दिस इज नोन एज पैंटिंग। गॉट इट? वांट ओनली, वांट ओनली किसे कहते हैं? फॉर नो गुड रीजन। ऑथर ना इस बियर को मारना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास कोई रीजन नहीं था अपना, लेकिन फिर भी उसका जो कंपेनियन था उसने गोली मार दी। ठीक है, तो वांट ओनली का मतलब होता है जब हमारे पास कोई कारण ना हो किसी चीज का करने का। प्रोस्टेट का मतलब होता है अधमरा, हाफ डेड। स्कूटेड का मतलब होता है भाग जाना। स्नैप्ड का मतलब होता है गुर्राना। टू ग्रैस्प एट समथिंग ईगरली, मतलब गुर्राना या गुस्सा होना, इसको कहते हैं स्नैप्ड। ठीक है, झपट्टा मारना, दैट्स ऑल नोन एज स्नैप्ड। गनी बैग, गनी बैग किसे कहते हैं? जूट का बोरे देखे होंगे आपने, जूट के बैग्स, दैट आर नोन एज गनी बैग्स। ठीक है, पॉरिज, पॉरिज को हम हिंदी में खिचड़ी कह सकते हैं, या आप इंग्लिश में लंबा चौड़ा ब्रेकफास्ट मेड बाय कुकिंग ओट्स विथ मिल्क और वाटर। हम ओट्स को दूध में मिलाकर खाते हैं ना, उसको भी हम पॉरिज कह सकते हैं। हम खिचड़ी को भी पॉरिज कह सकते हैं। मतलब पॉरिज बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बन सकता है। ठीक है, तो पॉरिज कौन खाता था? ये ब्रूनो खाता था, बाबा खाता था। ठीक है, पॉर्क, पॉर्क क्या है? मीट ऑफ पिग। कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स वैसे हम जीरा को कहते हैं, लेकिन यहां पर सारे मसालों के लिए कॉन्डिमेंट्स का यूज हुआ है। स्टम्प, स्टम्प्स इस चैप्टर में ब्रूनो के ब्रोकन लेग्स के लिए यूज हुआ है। ब्रूनो का जो लेग है ना वो पैरालाइज्ड हो गया था ड्यू टू हैविंग पॉइजन बैरियम कार्बोनेट, इस वजह से यहां पर ये वर्ड स्टम्प्स का यूज हुआ है। ठीक है, फ्लॉन्डरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, डिफिकल्ट टू मूव। हीविंग फ्लैंक्स का मतलब होता है तेज तेज सांस लेना, जब हमारे चेस्ट बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, दैट इज नोन एज हीविंग फ्लैंक्स। ठीक है, कुछ और वर्ड्स हैं जैसे हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक किसे कहते हैं? अ लॉन्ग नीडल यूज्ड टू गिव इंजेक्शन इनसाइड द स्किन। जो आपने जानवरों वाला इंजेक्शन जरूर देखा होगा, उसको हम हाइपोडर्मिक कहते हैं। ठीक है, वो इतना लंबा होता है ना कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो फर होता है, उनका जो रोआ होता है, उनके जो बाल होते हैं वो काफी मोटे होते हैं ना, तो वो इंजेक्शन उनके स्किन में जा पाए तो ऐसा वो बनाया जाता है और उस इंजेक्शन को हम हाइपोडर्मिक कहते हैं। ठीक है, और एंटीडोट, एंटीडोट क्या है? मेडिसिन यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन के असर को घटाने के लिए जो दवाई यूज होती है उसको हम एंटीडोट कहते हैं। डोट का मतलब पॉइजन, एंटीडोट मतलब जो पॉइजन के इफेक्ट को कम करे। गॉट इट? डिस्डेनफुली, डिस्डेनफुली का मतलब क्या होता है? घमंडी पूर्ण तरीके से। जैसे ये जो स्लॉथ बियर था ना, ये जब सही हो गया ना तो ये ऐसा दिखाना चाहता था कि जैसे मुझे कुछ तो हुआ ही नहीं है। तो डिस्डेनफुली का मतलब क्या होता है? जैसे घमंडी लोग दूसरे को देखते हैं ना, तो वो डिस्डेनफुली देखते हैं। गॉट इट? संप, संप किसे कहते हैं? देखो, संप का मतलब होता है ऑयल टैंक, यानी तेल की टंकी। ठीक है, तो ऑथर की एक गाड़ी थी स्टड बेकर और उसी की तेल की टंकी की बात हो रही है, वहां पर वर्ड यूज हुआ था संप। संप का मतलब क्या होता है? तेल की टंकी। रफ एंड टंबल, रफ एंड टंबल का मतलब होता है लड़ाई, फ्री फाइट, यानी सामने वाला आपको कहीं भी मार सकता है, आप भी सामने वाले को कहीं भी, पैर हाथ कहीं से भी मार सकते हो। ठीक है, क्रैडल, क्रैडल किसे कहते हैं? वैसे क्रैडल का मतलब तो पालना होता है, जो बच्चों को खिलाने के लिए यूज होता है ना, क्रैडल। तो बट यहां पर इस चैप्टर में टू होल्ड समथिंग जेंटली इन योर वॉर्म्स, तो क्रैडल यहां पर एज अ वर्ब यूज हुआ है। एज अ नाउन क्रैडल का मतलब पालना होता है, बट यहां पर
एज अ वर्ब यूज हुआ है। तो क्रैडल का मतलब क्या होता है, जैसे हम बेबी को ऐसे स्विंग कराते हैं ना अपने हाथों में लेके, उसको हम क्रैडल करना कहते हैं, ठीक है। कंसेंटेड, कंसेंटेड का मतलब होता है मान जाना, अग्रीड। इनकंसोलेबल का मतलब होता है जिसे हम मना ना पाए, ठीक है। तो इस बेबी बियर के सेपरेशन के बाद जो ऑथर की पत्नी थी वो इनकंसोलेबल हो गई थी, यानी उसको कोई मना नहीं पा रहा था, वो काफी दुखी थी, ठीक है। फ्रीटेड का मतलब क्या होता है, चिंतित होना, वरीड होना। गेटिंग अलोंग यानी सरवाइव करना, जीना, ठीक है। जैसे ये गेटिंग अलोंग कहां पे यूज हुआ है, ऑथर से, ऑथर की पत्नी से जब ये स्लॉथ बियर अलग होता है ना, तो ऑथर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि भाई जब भी तुम लोग जू जाना ना, तो देख के आना कि जो बियर है वो कैसे गेटिंग अलोंग कर रहा है, मतलब कैसे जी रहा है, ठीक है। कंजेक्टेड, कंजेक्टेड का मतलब क्या होता है, कंजेक्टेड का मतलब होता है ओपिनियन फॉर्म करना। हम कहते हैं ना कि हमें तो लग रहा है, ये जो लग रहा है वर्ड है ना, दैट इज नोन एज कंजेक्टेड। जब हम गेस करके कोई ओपिनियन बना लेते हैं उसको कहते हैं कंजेक्टेड। आप हिंदी में कंजेक्टेड का मतलब कर सकते हो लगना, ठीक है। अगर आपको कोई चीज लगता है, अगर आप खुद से ही कोई ओपिनियन लेते हो, उसको हम कंजेक्टेड कहते हैं। क्यूरेटर किसे कहते हैं, जो जू का देखभाल करता है, जो इंचार्ज होता है, उसको हम क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। इंचार्ज का मतलब आप समझ रहे हो ना, इंचार्ज वो नहीं होता जो जानवरों का देख रेख करता है, इंचार्ज वो होता है जो जू के जानवरों का जू से बाहर जाना और बाहर से अंदर आने का ये ख्याल रखता है, उसको हम क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। कीपर्स अलग होते हैं, जो जानवरों का ख्याल करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको नहलाते हैं, ठीक है, वो कीपर्स होते हैं। क्यूरेटर पूरे जू का इंचार्ज होता है। कुछ और वर्ड्स हैं, रिकंसाइल्ड। रिकंसाइल का मतलब होता है रोक के रखना अपनी फीलिंग्स को। जैसे ऑथर ना जब ब्रूनो से अलग हो रहा था जू में जाने के बाद, तो उसने अपने आप को रिकंसाइल कर लिया था, यानी अपने फीलिंग्स को दबा के रखा था, ठीक है, ताकि उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो जानता था ना कि अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से चले जाना है, इस बियर को यहीं पर रहना है, इसलिए ऑथर ज्यादा रिकॉन्साइल था, अपने आप को रोक कर रखा था उसने। प्लीडिंग का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, टू रिक्वेस्ट समवन। जैसे ऑथर की पत्नी ना सुपरिटेंडेंट के सामने प्लीड कर रही थी कि प्लीज बाबा को मेरे साथ जाने दो। मोट का मतलब क्या होता है भाई, अगर आप किसी भी जू में गए हो ना, तो जैसे ये लॉयन का जगह होता है, जैसे ये लॉयन का जगह है, इस जगह में लॉयन रखा गया है ना, तो भाई इस जगह के चारों तरफ एक गड्ढा बना दिया जाता है, बस इसी को हम क्या कहते हैं, मोट कहते हैं। मोट कह सकते हो, या चैप्टर में एक वर्ड यूज हुआ है ड्राई पिट, ड्राई पिट कह लो या मोट कह लो, वो इसी गड्ढे को कहते हैं जो किसी किसी एक पर्टिकुलर जगह को सेफ रखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं फाउल्स। फाउल्स का मतलब होता है मुर्गे, जो सुबह उठ के कुकड़ुक करते हैं ना, बस वही उसको हम फाउल्स कहते हैं। Hey dear learners, you must be preparing for your final exams, and for this you too wanted to boost your preparation. Now for this you can opt Unacademy. There is an offer running till 28th of Feb. This offer is not only for CBSE students but also for all other boards. For CBSE students, there is an offer for class 10th and 12th. If you purchase an Unacademy Plus subscription for 3 months, you are going to get 1 month's extension बिल्कुल free of cost. तो इसके अलावा आप सीबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, आईएससी, आईसीएससी और तमिलनाडु बोर्ड से हो ना, तो आप अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर 12 महीने का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो या उससे ज्यादा का लेते हो, तो 2 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अब भाई प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लाइव क्लासेस दिए जाते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, और डाउट सेशन दिया जाता है आपको, ऑडियो फीचर के थ्रू रेज योर हैंड फीचर आपके पास है, जिससे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्विजेस एंड टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके बाद भाई आपको ना पूरा एक जो पूरा कंटेंट है सभी सब्जेक्ट्स का, वो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर दे दिया जाता है। तो अनअकैडमी प्लस तो बहुत बेनिफिशियल है। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मेरे कोड PREM का यूज करते हो तो आपको किसी भी परचेसिंग पर 10% लेस हो जाता है, याद रखना। बाय बाय एंड गो फॉर इट। नाल्ड स्टम का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े डंडे। लूप का मतलब होता है घेरा बना लेना। जैसे ऑथर की पत्नी ना रस्सियों का पूरा घेरा बना लेती थी, पूरा ढेर बना लेती थी, और फिर इसी पर पैर रखकर दूसरे पैर से छलांग मारती थी, जिससे जो ब्रूनो के आइलैंड के चारों तरफ जो मोट बना था ना, उसको वो क्रॉस कर सके। गॉट इट? समझ में आया? अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि भाई यहां पर कुछ फ्रेजेस यूज हुए हैं, और एन, ऑफ एंड कब। फ्रेजेस क्या? ये हेडिंग है। आपको बताना है कि ये हेडिंग चैप्टर के किस पैराग्राफ को दिया जा सकता है।
एन ऑर्फेंड कब, मतलब किस पैराग्राफ में ब्रूनो के बारे में बताया गया है, बस उस पैराग्राफ को आप एन ऑर्फेंड कब हेडिंग दे सकते हो। देखो वैसे ये नॉट फॉर एग्जाम, एग्जाम में ये आपके नहीं आएगा, नॉट फॉर एग्जाम, ये एग्जाम में आपके नहीं आ रहा है फिलहाल, बट फिर भी मैंने आपको सोल्यूशन दे रखा है, आप यहां से देख सकते हो। नाउ जो एग्जाम में आएगा उसको पढ़ते हैं। ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है, और इस दूसरे क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। ऑथर कहता है ना कि मैंने ना अपनी पत्नी के लिए इस ब्रूनो को एक्सीडेंटली पा लिया था। ठीक है, अब ये कौन कहता है, हु सेज दिस, तो ऑथर कहता है ऑब्वियसली केन्नेथ एंडरसन कहते हैं कि भाई ये जो ब्रूनो था ना ये मुझे एक्सीडेंटली मिल गया था और फिर मैंने इसे अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी थी। नाउ दूसरा क्वेश्चन है हु डू हिम एंड हर रिफर टू। आप देख रहे हो आई गॉट हिम, हिम किसके लिए यूज हुआ है, ब्रूनो के लिए यूज हुआ है, बेबी स्लॉथ बियर जो था। ठीक है, आई गॉट हिम किसको लेकर आया था ऑथर, ऑब्वियसली ब्रूनो को लेकर आया था ना घर पे। अच्छा, हर किसके लिए यूज हुआ है, हर वाइफ के लिए यूज हुआ है जो ऑथर की वाइफ थी, हर रिफर्स टू द ऑथर्स वाइफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंसिडेंट रिफर्ड टू हियर। अब देखो इस लाइन में ना कौन से घटना की बात की जा रही है, आई गॉट हिम हर बाय एक्सीडेंट, कौन सा घटना हुआ था, कौन सा एक्सीडेंट हुआ था, द इंसिडेंट रिफर्स टू द कैचिंग ऑफ द बेबी स्लॉथ बियर। ठीक है, आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से कैसे, इनकी माँ को गोली लग गई थी। ठीक है, ऑथर के एक कंपेनियन ने इनकी माँ को गोली मार दी थी जिससे ये जो बेबी बियर था इसके साथ एक्सीडेंट ही तो हुआ ना ये, और ऑथर ने इसे देखा फिर उसे पकड़ लिया। गॉट इट। चलो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, नाउ ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। जब ऑथर की पत्नी जो होती है वो 3 महीने बाद वापस ब्रूनो से मिलने जाती है पिंजड़े में, तो भाई जो ब्रूनो है वो काफी खुश होता है, वो अपने सर पर खड़ा हो जाता है। सर पर खड़ा हो जाना मतलब उल्टा खड़ा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अपने 2 पैरों पे। व्हाट इट, इसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑन हेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हु डज ही रिफर टू। इस पूरे लाइन में ही किसके लिए यूज हुआ है, ऑब्वियसली कौन खड़ा हुआ, ब्रूनो खड़ा हुआ। ही रिफर्स टू द बेबी बियर जिसका नाम था ब्रूनो। गॉट इट। ना दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज ही डिलाइटेड। अब ये जो ब्रूनो था ये इतना खुश क्यों हो गया था, क्योंकि भाई ये इतना खुश इसलिए था, ही वाज डिलाइटेड टू सी द ऑथर्स वाइफ आफ्टर लॉन्ग टाइम। ऑथर की पत्नी को जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था उसको 3 महीने बाद देख रहा था और इसलिए ये काफी खुश हो गया था, काफी डिलाइटेड हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. ऑथर कहता है कि भाई ब्रूनो के जाने के बाद हम उसे सब याद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये तसल्ली भी थी कि चलो वो बड़ा हो रहा था, उसे हम घर में नहीं रख सकते थे, तो कभी ना कभी उसे जू में जाना था, तो इस बात से क्या थे, हम संतुष्ट थे। ठीक है, इसी से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है हु डज वी ऑल स्टैंड फॉर। देखो इस लाइन में वी ऑल किसके लिए यूज हुआ है, देखो ऑथर कहता है ना हम सब, हम सब का मतलब द ऑथर, हिज वाइफ एंड सन, क्योंकि इनके घर में ये 3 लोग थे, ऑथर था, केनेथ एंडरसन उनकी पत्नी थी और उनका बेटा था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप यहां से देख सकते हो। दूसरा हु डिड दे मिस। अब ये केनेथ एंडरसन ये जो ऑथर थे ये किसको मिस कर रहे थे, ऑब्वियसली ब्रूनो को मिस कर रहे थे। क्यों, क्योंकि ब्रूनो कहां गया था, जू गया था। ठीक है, वो उसे चिड़ियाघर भेज दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन व्हाई डिड दे नेवरदलेस फील रिलीव्ड। ऑथर कहता है ना कि कहीं ना कहीं हम संतुष्ट थे, क्यों थे, they felt relieved because it was getting difficult to keep the baby bear at home। जैसा मैंने बताया कि भाई वो संतुष्ट इसलिए थे क्योंकि बेबी बियर काफी बड़ा हो रहा था, उसका साइज काफी बड़ा हो रहा था और घर में रखना उसे मुश्किल हो रहा था। ठीक है, ओके, सो सेकंड क्वेश्चन भी हमने इस तरीके से कर लिया। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है कि भाई 2 घटनाएं ब्रूनो के साथ कुछ ऐसी घटी कि उसने कुछ ऐसा खा लिया, कुछ ऐसा पी लिया जो उसे नहीं खाना पीना चाहिए था। वो घटनाएं क्या है, अगर आपको याद है तो लिखो, तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मुझे जरूर याद है। चलो आंसर को करते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसे समझाया है और अगर आप इसे ध्यान से देखते हो ना तो एक ही बार में आपको पूरा याद हो जाने वाला है। ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रूनो के साथ 2 बार घटना घटी थी। एक बार उसने क्या किया था, जहर खा लिया था और एक बार पूरा इंजन ऑयल पी लिया था। तो पहले ओकेजन में क्या हुआ था, ब्रूनो एट बैरियम कार्बोनेट विच वॉज पुट टू किल द रैट्स एंड माइस। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। पहले
पहली घटना क्या हुई थी ब्रूनो के साथ? ब्रूनो ने ना बैरियम कार्बोनेट, जो कि एक जहर होता है, जो चूहे और जो वहां पर और जो माइस यानी चूहे और जो छछूंदर होते थे उनको मारने के लिए बैरियम कार्बोनेट ऑथर ने रखा था और ब्रूनो ने इसे खा लिया। खाने के बाद उसे पैरालिसिस आया, उसके पैर काम करना बंद कर दिए, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये देखो वही लिखा है ना कि पैरालिसिस इस हद तक पहुंच गया कि ब्रूनो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो ये पहली घटना थी ब्रूनो के साथ। दूसरा क्या था? ऑन सेकेंड ओकेजन वंस ही ड्रैंक 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल। ऑथर ने अपनी गाड़ी में से निकालकर इंजन ऑयल रखा था ताकि वो टर्माइट्स को भगा सकें, यानी दीमक को भगा सकें। और ब्रूनो ने क्या किया? पूरा 1 गैलन पी गया, लेकिन इसका काफी असर नहीं हुआ उसे, कोई भी इल इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट? क्या ब्रूनो काफी नटखट था, काफी लविंग था? क्या वो अपनी पूरी फैमिली से प्यार करता था? बिल्कुल, ब्रूनो वॉज लविंग एंड प्लेफुल पेट। ठीक है, ब्रूनो काफी मतलब घुला मिला था, वो अपनी पूरी फैमिली, ऑथर के बेटा और ऑथर की जो पत्नी थी उनसे काफी अटैच्ड था, उनको काफी प्यार करता था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई देन डिड ही हैव टू सेंट अवे? लेकिन फिर ब्रूनो को क्यों भेज दिया गया जू? मतलब इतना ये लविंग था, फिर क्यों भेजा गया? क्योंकि भाई ब्रूनो वाज बिकमिंग टू बिग टू बी केप्ट एट होम, सो दैट दे हैव टू पैक ऑफ ब्रूनो टू मैसूर जू। ब्रूनो काफी बड़ा हो रहा था, उसे घर में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए ब्रूनो को पैक ऑफ कर दिया गया, यानी भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? मैसूर के चिड़ियाघर में भेज दिया गया। बैंगलोर से मैसूर लगभग 140 किलोमीटर है, और वहां से इस मैसूर के चिड़ियाघर से लॉरी आई थी और पिंजड़े के साथ आई थी। फिर इसी पिंजड़े में भर के ब्रूनो को भेज दिया गया। कहां पर? मैसूर भेज दिया गया। नाउ थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. After this, you can download this PDF from the description box. Even you can also save this for your further information and further preparation. Now question number 3 की बात करते हैं. How was the problem of what to do with Bruno finally solved? जब ब्रूनो Now question number 3 is how was the problem of what to do with Bruno finally solved? देखो भाई, जब ऑथर की पत्नी जू में गई ब्रूनो से मिलने, तो ब्रूनो की हालत देखकर उससे रहा नहीं गया और उन्होंने सोचा कि ब्रूनो को घर लाया जाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई? ब्रूनो की जो बुरी हालत थी, उसको घर लाने का जो प्रॉब्लम था, उसको कैसे सॉल्व किया गया? तो आंसर है कि वंस द नैरेटर्स वाइफ वेंट टू मैसूर जू टू सी ब्रूनो। एक बार क्या हुआ कि जो ऑथर की पत्नी थी वो ब्रूनो को देखने वहां जाती है मैसूर की चिड़ियाघर। ऑन सीइंग हिज पिटीफुल कंडीशन, ब्रूनो काफी बुरी हालत में था, उसकी दयनीय स्थिति देख के जो ऑथर की पत्नी है उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रूनो को घर पर ले आएंगी, और वो घर पर ले भी आई। किसके बाद? आफ्टर गेटिंग अ लेटर ऑफ परमिशन असाइंड बाय द सुपरिटेंडेंट। ये आंसर आपको सेल्फ मेड आंसर है, कहीं भी नहीं मिलेगा और बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो आप इसे यहां से याद कर सकते हो। इस पूरे आंसर का मतलब, क्वेश्चन ये था कि भाई ब्रूनो को घर कैसे लाया गया सिंपली, तो आंसर ये है कि ब्रूनो की बुरी हालत देखकर ब्रूनो को घर लाया गया बाय गेटिंग आफ्टर गेटिंग अ लेटर ऑफ परमिशन असाइंड फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट। जो जू का सुपरिटेंडेंट था, मेन था, उससे लेटर ऑफ परमिशन मिला इन दोनों को, ऑथर को और ऑथर की पत्नी को, और उसके बाद वो लेटर वो लेके गए जू के क्यूरेटर को दिखाया, फिर ब्रूनो को एक छोटे से पिंजड़े में भरकर अपनी कार में वापस घर लेकर आता है। ओके, उसके बाद वहां पर उसके लिए आइलैंड बनवाता है। ये सारी चीजें तो अलग है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लव्ड दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का सेकंड पार्ट आज ही अपलोड हो रहा है, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर का समरी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।